आदत है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, have this habit of going to the library, picking up a book and reading with it. I think it's very, very important that we develop that habit of reading, of exploring, of investigating in order to build a story. Now, जैसा मैं एग्जाम्पल अभी दिया और फिर उसके बाद में आप लोगों के बात पे आऊंगा, कोरोना पे आऊंगा, कि एक मुझे सूचना मिली कि बिहार में जो अभी बाईपोल हुए वहां पे विमेन वोटर टर्नआउट अच्छा है और हमको उसको ये अप्रिसिएट करना चाहिए. तो एज ए गुड कम्युनिकेटर एवरीवन शुड फर्स्ट डू अ रिसर्च. तो मैं फिर रिसर्च किया, इलेक्शन कमीशन के उस पे गया, कुछ न्यूज खंगाले, न्यूज पोर्टल्स, क्रेडिबल न्यूज पोर्टल्स, हाँ, नॉट देसी समाचार और बेबी न्यूज और इस तरह के लाखों करोड़ों वेबसाइट्स जो हैं उन पे गया और ये निकाला कि वहां पे जो ऑथेंटिक फिगर्स कितने हैं. तो मुझे मिला कि 64% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कुशेश्वर स्थान एक, आप लोगों में से बहुत लोग बिहार के होंगे या नहीं, मतलब बिहार में एक असेंबली है कुशेश्वर स्थान जहां पे बाईपोल हुआ और कुशेश्वर स्थान में कुल जो वोटर टर्नआउट थे 51% थे. महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट 64% था. तो एज ए गुड स्टोरी टेलर मुझे ब्रीफ मिल गया कि आप हमको इसको एक इस तर्ज पे एक पोस्ट बनाना है. और तब मैं फिर स्टोरी कंस्ट्रक्ट करने के पहले मैंने रिसर्च की, हाँ, अपना एक विथ माय ओन फिल्टरिंग एबिलिटी, यू नो, आई रियलाइज ओके गुड स्टोरी कैन बी मेड. और मैंने ये निकाला कि 64% वर्सेस ओवरऑल 51%, 40% पुरुषों का और 64% महिलाओं का वोटर टर्नआउट था. फिर मैंने और रिसर्च किया तो पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने पहली बार यहाँ पे 44 ऐसे ओनली विमेन बूथ बनाए थे जहाँ पे केवल महिलाएं जा सकती हैं वोट देने. वो भी एक रोल था. और कैसे पिछले कई वर्षों में women voters have been silent, what do you call, voters, silent yet assertive voters in Bihar. One of the primary reasons, one of the major reasons, not primary, for the victory, continued victory of NDA and Nitish Kumar ji has been the very assertive women voters who have largely voted in favor of the NDA and the JDU. You know, because of variety of reasons. Let's not get into that. आप सब लोगों को पता है प्रोहिबिशन एक रीजन था जिसके कारण महिलाएं बहुत साइकिल जो बच्चियों बालिकाओं को साइकिल दिया गया, सो इनरोलमेंट रेट्स एटसेट्रा है. सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट ये स्टोरी एक था कि हम सीधा ट्वीट कर देते कि महिलाओं का टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा और उसके लिए बिहार की जनता को बधाई, महिलाओं को बधाई. दूसरा हो सकता था कि एक सिंपल कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैंने इस सब करके और फिर 3 ट्वीट्स बनाए और मैं आप लोगों को पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. तो मैंने 3 ट्वीट्स बनाए और वो थ्रेड में गया, आप उनके हैंडल पे देख सकते हैं जाके. पहला ट्वीट: वी आर ऑलवेज सो प्राउड of the prudence and commitment of Bihar's women voters. Silently, they have always asserted themselves and loudly endorsed the visionary policies of Honorable CM Shri Nitish Kumar. This has been done by Sanjay Kumar Jha, who is the Honorable Minister of Bihar. The recent by-polls have yet again given them an opportunity to make a difference. So, ये हो गया the opening of the story.
Now the belly of the story, the main part of the story, and because we are talking of only Twitter, where we have limited number of words to play with, our task becomes both easy and challenging, because in limited words, कम शब्दों में आपको एक कहानी कहनी है. फिर मैं आ रहा हूं वो बनाने के बाद. In the recently concluded Kusheshwar election, for instance, women voters turnout was an impressive 64.3% against total polling turnout of 51%. I bow in reverence and salute their wisdom. This was the second tweet. And the third one, I also applaud the novel initiative by Election Commission of having set up 44 only women polling booths in the Kusheshwar constituency, that further bolstered confidence of women voters to come out and vote in large numbers. The voter turnout at these was 65%. So one simple information which I have converted into a story. So why I gave you this example, because मैं कितना भी theory बता दूं और उसको relate आप लोग नहीं कर पाए, कि एक छोटी सी मुझे brief दी गई, उसके basis पे as a diligent storyteller मैंने research किया. अच्छा, इसमें time का बड़ा खेला होता है, आप बहुत ज्यादा समय भी नहीं ले सकते हैं. So I went to some credible sources, Election Commission of India, Election Commission of Bihar, some newspaper articles on women voters, and having my own hard disk में जो थोड़ा बहुत knowledge है कि women voters have silently, इसको लेके मैंने 3 ट्वीट 120-30 शब्दों में एक कहानी बना दी. Right now, so ऑडियंस हमारा क्या है इसमें अंग्रेजी में इसलिए लिखा गया बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कन्वे अ स्टोरी टू अ लार्जर नेशनल ऑडियंस, राइट, अबाउट द प्रूडेंस ऑफ women voters in Bihar, right? Now, तो स्टोरी बेसिकली एज ए कम्युनिकेटर आप लोग जब भी रिस्पेक्टिव जहां भी ज्वाइन करें काम करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ इज gives you a lot of opportunities. Your profession will give you a lot of opportunity of communicating. If you want to make your communication effective, it has to be in the form of good stories. And I think in PR, we are very proud to share that in PR, we get a lot of wonderful opportunities. Rajiv ji will share in greater detail what are the kind of opportunities that we get. Now, coming to science communication, so that's one part about how should we be all, number one, be a good, as a good communicator, we should essentially be a good storyteller. Secondly, how do we construct a good story? Thirdly, even an apparently simple thing can be turned around into a fascinating or an interesting story with little bit of diligence. कहानी बताने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपको एक कहानीकार होने की जरूरत है. कहानीकार होने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करने की आदत होनी चाहिए. वो कंपल्सिव ऑब्सेशन होना चाहिए कि मैं रिसर्च अच्छा करूंगा या करूंगी, ताकि उससे आपके स्टोरी को बल मिले. और उस स्टोरी का जरिया क्या है, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच वी आर यूजिंग दैट स्टोरी, वो भी डिपेंड करता है. कि मैं एक इनकॉग्निटो मोड में आंख बंद करके एक क्लासरूम विजुअलाइज करके, जहाँ पे इतने सारे ब्राइट बच्चे बैठे हैं, उनको एड्रेस करना है, ट्विटर पे करना है, अखबार में कहानी लिखनी है, या आपको कोई सेमिनार में बात करनी है. और हर कॉन्टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग ऑफ स्टोरी विल चेंज. ये एक अच्छे कहानीकार, अच्छे स्टोरी टेलर का ये भी दायित्व है कि किस फॉर्मेट में, किस प्लेटफॉर्म पे वो स्टोरी डिलीवर हो रही है, उस
प्लेटफॉर्म के मद्देनजर रखते हुए उस स्टोरी को कस्टमाइज करने की आदत होनी चाहिए। जैसे मैं अभी अगर क्लासरूम में होता तो शायद एक वीडियो आपको दिखा देता साथ में, अबाउट women वोटर, या एक फोटो लगा देता। अभी for some reasons I cannot switch on my video or share my screen because I'm using a phone, I'm outside somewhere, and therefore I am restrained by these. So I know my limitation, इसलिए I'm trying to be as elaborate as possible, because unlike in the last class I do not have a visual aid support to support my argument, right? तो PR और कम्युनिकेशन पर से, हाँ, PR इज वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि वी शुड इसेंशियली, हम सब लोगों को एक स्टोरी टेलर होना चाहिए। स्टोरी टेलर इसलिए क्योंकि आपके कम्युनिकेशन, नाउ वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, महात्मा गांधी, यूज्ड टू, अच्छा ये स्टोरी शब्दों में बोली जा सकती है, जेस्चर से बोली जा सकती है, एंड नोशनल भी होती है। सो डांडी मार्च यात्रा was a great story, great way of telling a story of our resistance, our reform, our revolt, not revolt, but वो एक synonym था of for showing non-adherence to or denial of the policies of the British Raj. Similarly, weaving of the charkha, that was also a form of storytelling. Now, in current times, Honorable Prime Minister, I think he's a great storyteller. If you listen to his speech as a student of communication, you should all listen to his speeches or listen to his Man Ki Baat. वो जो कहानी बनाने और बताने का तरीका है वो वंडरफुल है। आप आइडियोलॉजिकली डिफर कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट एक प्रधानमंत्री के तौर पे श्री नरेंद्र मोदी का जो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी है, उनकी जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, मुझे लगता है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, I get lot of inspiration from the way he articulates, from the way he presents facts, and from the way he reaches out to the last denominator, right? Because आप जब कहानी बना रहे हैं तो बहुत तरह के ऑडियंस हैं। आपको ऐसा बनाना है कि जो लास्ट ऑडियंस है, जो who has a let's say minimal IQ लेवल, और वो भी स्टोरी समझ जाए, तभी तो आपकी स्टोरी सक्सेसफुल होगी। या फिर कुछ टारगेटेड कम्युनिकेशन होता है, उसमें यू कैन बी नुआंस्ड, बट जनरल जो कम्युनिकेशन होगा, स्टोरी होगा। कमिंग बैक टू साइंस कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि मेरा अपना मानना है कि कोरोना के समय, और मुझे लगता है एक कॉलम भी मैंने लिखा था, targeting basically Hindi channels, news channels, about the way they were scandalizing, sensitizing, sensationalizing, and distorting information, all in a bid to garner eyeballs, because people were all glued to their homes. The only source of information or entertainment was television channel, और उसका वो एक जैसे होड़ सी लग गई हो चैनल्स के बीच कि कौन कितना ज्यादा डेथ दिखाएगा, कौन कितना ज्यादा मिजरी दिखाएगा, कौन कितना ज्यादा लोगों की परेशानियां दिखाएगा, कौन कितनी ज्यादा लोगों का हेल्थ चरमराया हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएगा। मुझे लगता है कि वो एक एग्जैजरेशन की चरम सीमा थी, और न्यूज चैनल्स आई एम श्योर विल गो बैक एंड रिव्यू। आई डोंट नो, आई मीन, जैसा एक साथी बता रहे थे कि वो कहते थे कि हम आपको डराने का नहीं है, कह तो देते हैं लेकिन डराने का, लेकिन उसमें और कुछ दिखता नहीं था।
बिकॉज जो अच्छी कहानियां थी वो आप कम दिखाते थे, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं दिखाते थे, लेकिन बहुत कम दिखाते थे। लगता था कि कल शायद दुनिया खत्म हो जाएगा। You never focused, for instance, on the death percentage, for instance, right? You never spoke about the advances and the great work being done. Of course, like I said, there was limited. I think English channels were far more reasoned and nuanced in their communication. हिंदी चैनल्स में मुझे लगता है कि एक होड़ लगी हुई थी, और डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी एक होड़ लगी हुई थी कि कौन कितना, हम बैठ के सोचते थे कि एक हम ट्वीट कर दें और कैसे हमें लाखों में व्यूअरशिप मिल जाए, उसका इंप्रेशंस मिल जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तमाम जो इस तरह के लोग थे, डिजिटल एक्टिविस्ट, डिजिटल सिनिक्स, डिजिटल क्रिटिक्स, वो चाहे सरकार का पोल खोलना हो, हेल्थ सिस्टम को थू थू करना हो, पूरे विश्व में डंका बजाना हो कि हम कितने खराब हैं, ये एक लगातार काम चल रहा था। और दैट इज वाई when we are celebrating this 100 crore vaccine or vaccination success stories in India, I think it is more also an attempt to undo the kind of dent that was created. और कहीं ना कहीं वो एक lack of, extreme lack of any understanding, scientific understanding of corona, including me. हाँ, मैं कोई अपने आप को तिस्मार खा नहीं बना रहा हूँ। एक साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, जो नेशनल साइंटिफिक एक टेम्परामेंट, दैट इज मिजरेबली मिसिंग, एंड दैट इज व्हाई I compliment Vigyan Prasar and Ramlal Anand College for having initiated this wonderful and timely module on scientific communication or science communication, science and environment communication. Because Corona, I think, is the right context or right backdrop to have started this a program like this. आप लोग ने सुना होगा कि पैंडेमिक के साथ साथ एक टर्म आया था, इंफोडेमिक, राइट? किसी ने सुना है इंफोडेमिक? यस सर। किसने दिया था ये टर्म? सर किसने दिया था ये तो नहीं WHO ने। पता। कौन बोला? सर राहुल कुमार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये इस तरह की बेबुनियाद और barrage of information that was flooded into the public domain through largely digital platforms, in Indian context also by Hindi television channels, news channels, and in some cases English channels also. The World Health Organization called this another what do you call crisis. They termed it as infodemic, which was an overabundance of information, some accurate, some not, that spreads alongside a disease outbreak. जब भी इस तरह की कोई महामारी फैलती है, उसके साथ एक इन्फोडेमिक हो जाता है। वो एक सोसाइटी का अपना नेचर है, कैरेक्टर है, और वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो गया है अभी के समय में, बिकॉज वी हैव डिजिटल what you call democratization, which has enabled each one of us to have the power to push information in the public domain. Now, the public sphere, which was dominated by some institution and individuals, largely the print media and the television media, today has been diffused, has seen large scale diffusion because of the advent of digital media, social media, जिसमें हम सब के पास वो एक पावर है कि हम उस पब्लिक स्फेयर में एक इंफॉर्मेशन पुश कर दे सकते हैं। ये इसकी बहुत खूबियां हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं।
इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू WHO करीब 800 लोगों ने करीब 800 से 1000 तक इंफॉर्मेशन, एक वो बहुत अच्छा बता रहे थे आप लोगों में से कि कैसे वो डॉक्टर का मिस इन्फॉर्मेशन वो दिखा रहा था कि ऑक्सीजन ले सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. WHO, none less than the WHO, said that about 800 to 1000 people may have died because of misinformation. Now that's a huge number, and that indicates a kind of a trend that may get more glaring. वो ज्यादा एक प्रॉब्लम बन सकता है आगे आने वाले दिनों में अगर हम लोगों ने कुछ उस पे काम नहीं शुरू किया. तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन था, दैट वाज कॉज्ड बाय वन फियर, टू कुछ लोग बदमाशी करते हैं. डिस इन्फॉर्मेशन भी एक होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, डिस इन्फॉर्मेशन वो डिसरप्ट करने के लिहाज से होता है. और ये एक बहुत ही निगेटिव ट्रेंड है. दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ साइंस कम्युनिकेशन. कि हमको ना साइंस का ए या बी पता है, ना ही कम्युनिकेशन का कुछ पता है, इसलिए हम कुछ भी पब्लिक डोमेन में डाल दें. इनफैक्ट WHO और UK गवर्नमेंट ने मिलकर स्टॉप द स्प्रेड करके एक वो प्रोग्राम शुरू किया था जिसको BBC टेलीविजन पे, वेबसाइट पे और उनके एप्स पे मई और जून में दिखाया गया था 2020 में. राइट. मुझे याद है उस समय हम लोग दिल्ली पुलिस को असिस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, और हमने खूब कैंपेन चलाए थे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए कोरोना के फर्स्ट फेज में, फर्स्ट ब्रेक जिसमें जो ये रिपोर्टिंग मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था, जो अगेन ऑफ UK गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसको 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक एंड रशियन में काफी लोगों तक पहुंचाया गया था. और उसका रीजन ये था कि कहीं ना कहीं जो एक रिगर होता है, एक जो समझ होती है कि कैसे चीजों को समझ कर तब इंफॉर्मेशन करें, वो एक पैनिक का माहौल तो था ही. हाँ, ऐसा नहीं था कि मतलब इस एक क्राइसिस में आदमी को कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए. आई थिंक एंड कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, करते हैं क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म. तो वो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि एक क्राइसिस में आदमी को, इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया इंस्टीट्यूशंस को, इंडिपेंडेंट है आप, व्हाई डोंट यू क्रिएट अ थिंक टैंक टू वर्क ऑन दिस, कि क्राइसिस कम्युनिकेशन में किस तरह से मीडिया इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए. आई थिंक दैट कोविड हैज गिवन अस अ लेसन. राइट. और आप लोग जब बड़े होंगे और जब अपना काम करेंगे, और अभी से भी कर सकते हैं, तो वो एक टेम्पर और रिगर लाने की जरूरत है कि कैसे किसी भी विषय वस्तु को समझकर, हाँ, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को समझकर तब हम कम्युनिकेट करें. कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में डालने से पहले कैसे फिल्टरिंग करें, कैसे रिसर्च करें, कैसे ये करें, ये बहुत ही जरूरी है. कोरोना से हमें ये सीख लेनी चाहिए और उसको जनरल अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है स्टोरी टेलिंग की, उसके साथ समझकर, और मुझे लगता है कि तो साइंस कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स कैन बी मेड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग एंड क्रेडिबल, बट फॉर दैट वी नीड टू ऑल थिंक, जो हम लोग सोचते नहीं हैं, और वी नीड टू ऑल गेट इनटू द हैबिट ऑफ रिगर, रिसर्च, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. 3R अगर हम फॉलो करेंगे, रिगर, रिसर्च एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कभी कम्युनिकेशन हमारा इंफॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, और मिस इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होगा. वो एक एज सिटीजन्स, आई थिंक ईच वन ऑफ अस शुड ऑल्सो own this responsibility up, and you can start a movement. Why don't we, last time I said that why don't we create a hashtag and do a campaign, run a campaign, and mm, mm,
I think I'll request Rajiv ji to perhaps concretize this idea. Each one of you can start a campaign of pleading to people not to push any information. कोई भी public domain में इस तरह की सूचना ना डालें which lacks any of these 3R, right? Because उसका potential है. Because हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी फिल्टरिंग एबिलिटी कम है, शिक्षा नहीं होने के कारण या उस तरह के परिवेश में के कारण, जो नहीं ये समझ पाएगा कि ये एक टैम्पर्ड वीडियो है, जो एक नहीं समझ पाएगा कि ये ऑडियो नरेंद्र मोदी या हेल्थ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का नहीं हो कि किसी झूठ का है, वो ये नहीं समझ पाएगा कि पुलिस कमिश्नर का वीडियो नहीं है, किसी और ने ये बदमाशी प्रैंक किया है, राइट? तो कैसे उस लेवल तक हम अपनी बातों को पहुंचाएं और लोगों तक ले जाएं, आई थिंक ये करने और समझने की जरूरत है. आई विल स्टॉप हियर बिकॉज जो भी समय है अब राजीव जी उसको बात को आगे बढ़. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग. थैंक यू सो मच नवनीत जी. आज का जो जिस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस पे नवनीत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे उन्होंने आप लोगों को काफी चीज बताया और कुछ जो चीजें उस पे अब हम लोग बातचीत करेंगे. एक चीज जो आज की टॉपिक है उसका जो पहला एक जो पॉइंट है वो है पीआर प्रैक्टिसेस, यानी कि पब्लिक रिलेशंस में जो काम होता है उसको कैसे किया जाता है, उसके नट्स एंड बोल्ट्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, उसके बारे में किस प्रकार से हमें इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए या हम लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे. आप में से कोई बता सकते हैं कि पब्लिक रिलेशंस से आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, अब तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक रिलेशंस की, जहां लोगों से लोग बातचीत करते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे उनके साथ उनकी बातचीत होती है, कोई प्रॉब्लम्स होता है उनको वो लोग एड्रेस करते हैं, जिसको कि पीआरओ के रूप में आप लोग जानते होंगे. और पीआरओ की अब तो एक बड़ा ही कल्चर चला है और हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी पीआरओज वगैरह की अपॉइंटमेंट अब हो रहे हैं. और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में तो डेडिकेटेड यूनिट है. आप जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, वहाँ एक डेडिकेटेड यूनिट है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिस है और उसके डायरेक्टर होते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, इंपॉर्टेंट कॉलेजेस में भी डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि पब्लिक रिलेशंस का काम आप देखेंगे. तो एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर सम थॉट्स अबाउट इट? आप क्या समझते हैं पब्लिक रिलेशन से क्या कम्युनिकेट करता है आपको? एनी पार्टिसिपेंट? विकास, रूपाशी, मंटू, सार्थक, राहुल एंड अदर्स. आप लोगों के नाम पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने लिया नाम. सर मुझे जितना पता है पब्लिक रिलेशंस के बारे में. हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, प्लीज विकास, प्लीज. यस सर. सर मुझे जितना समझ में आता है वो पब्लिक रिलेशंस किसी संस्था या किसी व्यक्ति के लिए इस तरह से काम करती है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन को या वो जो भी कर रहा है वो एक लार्जर मास तक पहुंचाने में हेल्पफुल होती है. जैसे अगर कोई एनजीओ है या कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई इनिशिएटिव ले रहा है और उस इनिशिएटिव का वो पब्लिक पे कोई इफेक्ट देखना चाहता है, तो वो पब्लिक रिलेशंस का यूज करके, उसका प्रयोग करके उस इनिशिएटिव को लोगों तक पहुंचा सकता है. बाद में उस इनिशिएटिव का क्या इफेक्ट हुआ, इसका फीडबैक भी पब्लिक रिलेशंस के थ्रू ही वो लोगों से ले सकता है. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने कहा. एनीबडी एल्स, कोई और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्टोरी जब हम स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं, नवनीत जी ने भी आपको बताया कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन.
क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो अगर आप कुछ पूछेंगे नहीं, आप कुछ बताएंगे नहीं, तो फिर स्टोरी कैसे लिखेंगे, स्टोरी बताएंगे कैसे लोगों को। अब इतना अगर साइलेंस रहेगा क्लासरूम में, सो तो साइलेंस इज वेरी पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट इट कम्युनिकेट्स नेगेटिवली। तो ये भी एक हम स्टोरी कन्वे कर रहे हैं, आप लोग नहीं बोल करके यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग ए स्टोरी टू मी। कोई और कुछ बताना चाहेंगे? पब्लिक रिलेशन से आप सर? क्या समझते हैं? विकास ने। सर हाँ मुझे जो प्लीज। लगता है मेरे अनुसार, सर ये जो जन सरकार है या हाँ पब्लिक राहुल रिलेशन है प्लीज। सर, ये संस्था और सर मतलब नागरिकों के बीच सर ये सेतु के तरह सर कार्य करता है। जो सर बिल्कुल सही जी सर, राहुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, वेरी जीवन वेरी यस यस प्लीज, और थोड़ा सा वैल्यू ऐड कीजिए सर ये राहुल। जीवंत संवाद को मतलब बनाए रखता है। जैसे सर संस्था है कोई, सर उसकी छवि को सर हम जनता के बीच में कैसे पेश करें और सर लोगों में विश्वास कैसे बढ़ाइए, इस प्रकार से सर कार्य करता है। बिल्कुल राहुल, आपने और विकास ने, मतलब आपका इनपुट्स और विकास का इनपुट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, इसमें थोड़ा सा मैं वैल्यू ऐड करूं और थोड़ा सा इसकी स्लाइट एडिटिंग करूं, तो बिल्कुल आपने सही किया कि ये जो पब्लिक और जो इंस्टीट्यूशन के बीच में है, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन है और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बीच में एक सेतु का काम करता है, और वो जो गैप होता है वो इंश्योर करते हैं कि गैप मिनिमल हो, और जो कम्युनिकेशन हो दोनों तरफ से वो बिल्कुल सही तरीके से हो, ताकि कोई गैप ना रहे और दोनों के बीच में जो संबंध है वो मजबूत बना रहे। इसलिए देखिए इस पीआर में टू वर्ड्स हैं which are very important, and I think that these two words convey a lot, in fact convey the things which PR is all about, public और relations। यानी कि पब्लिक के बीच आपको रिलेशंस बना करके रखने हैं, यानी जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक मींस यहाँ पब्लिक का मतलब है स्टेक होल्डर्स हैं, उससे आपको रिलेशंस बना करके रखना है, क्योंकि आप उससे डील करते हैं। यह आपको इंश्योर करना है कि आपकी डीलिंग में उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इन केस दे आर फेसिंग एनी इनकन्वीनियंस, तो फिर उसको आप इमीडिएटली एड्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर रामलाल आनंद कॉलेज में एक पीआरओ है, उनका होता है कि स्टूडेंट्स का अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को किसी नोट्स अगर नहीं मिल रहा है, या कोई भी उनके ग्रीवांस हो, कोई भी कंस्टेंट हो, तो आप उसको इमीडिएटली एड्रेस करते हैं। वो फिर आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, और ये फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छी अच्छी चीजें जो इंस्टीट्यूशन में होता है वो भी लोगों को बताना होता है। तो आप बताने के कई तरीके होते हैं, आप स्टोरीज के थ्रू उसको कम्युनिकेट करते हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, अब सेमिनार का एक प्रेस नोट बन करके चला जाएगा, ये भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। उसमें कुछ बातें आपने लिखी, आपने एक स्टोरी बनाई और मीडिया से शेयर कर लिया कि आज हमारे यहाँ सेमिनार हुआ, इसमें इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बातें आप लिख देते हैं। उसमें फिर क्या होता है क्या कि इसी प्रेस नोट को, इसी स्टोरी को एक आप किसी अच्छे जितने वक्ता थे या जो स्टूडेंट्स थे, उनमें से किसी एक ने बहुत कोई महत्वपूर्ण बात कही होगी, आप उस महत्वपूर्ण बात से अपनी कहानी को शुरू करके फिर सेमिनार के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे करके लोगों को बताते हैं। तो ये आप कम्युनिकेट करते हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू, ये आपका कम्युनिकेशन होता है। अब आप चूंकि साइंस की भी बात की, टेक्नोलॉजी की भी बात की, और हम साइंस कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हम इंपॉर्टेंट वीडियोस का क्लिप भी लगा देते हैं। आपने कोई इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ महत्वपूर्ण बात हमने कही, या राहुल ने बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बताया, तो उसका हम एक 50 सेकंड का, 10 20 सेकंड 30 सेकंड का एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स भी बना करके हम अटैच कर देते हैं, उनको हम दे देते हैं कि आप देखिए। फिर हम उसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम उसको अपलोड कर देते हैं। साइंस की वजह से एक जो हमारा कम्युनिकेशन का दायरा, स्पीड भी बढ़ गया है, उसमें एक्यूरेसी भी होती है, थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसा नवनीत जी ने बताया। तो इससे हमारा जो कम्युनिकेशन का स्पीड जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है। अब यह है क्या कि पब्लिक रिलेशंस का एक छोटा सा एग्जांपल देकर के हमने इसको समझ, लेकिन पब्लिक रिलेशंस का दायरा बहुत है।
जैसा कि नवनीत जी ने कहा कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट का भी काम होता है, इसमें आप स्ट्रेटेजी भी बनाता है। इसमें जब आप पब्लिक रिलेशंस में क्राइसिस में अगर कहीं आपने गलती किया है, गलती हुई है, उस क्राइसिस को भी मैनेज करना देखिए कितना चैलेंजिंग टास्क होता है। कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए किसी एक टैलेंटेड जो जेन्युइन विद्यार्थी है उसकी किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया, बट आप मानते हैं कि उसका एडमिशन होना चाहिए था, कहीं ना कहीं गलती हो गई, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, तो फिर उस क्राइसिस को भी आपको मैनेज करना होता है। तो वहां भी आपके जो रिलेशंस हैं वो काम आता है। फिर आप उनको कहानी बताते हैं, फिर आप एडमिट करते हैं कि ये थोड़ा सा लैप्स हुआ या ओवरसाइट का ये मामला है, समथिंग लाइक दिस। तो एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है और ये काम आपको करना होता है। अब आप ये बताएं कि एक मैं छोटा सा आपसे मैं सवाल करूंगा, तो फिर थोड़ा सा पब्लिक रिलेशंस को और बेहतर समझने का हमें उसको समझने में हमें फायदा होगा। एक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं ये तो बड़ा ही मतलब 100% आपने सुना होगा। उसमें एक उसका टैग लाइन है, उस टैग लाइन के बारे में आप में से किसी को पता है? सर, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वेरी गुड। और कुछ जब आप LIC की पॉलिसी का रसीद लेते हैं तो उसमें और कुछ लिखा होता है। एनी केस फ्रॉम एनीवन? सर, भारतीय जीवन बीमा योजना। वो तो ठीक, हाँ, उसका स्कीम का नाम है। और एक लाइन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तो राहुल ने बताया, और एक लाइन आता है। So your welfare is our responsibility. ये भी पता नहीं LIC का है या किसी और का है, बट ये भी ठीक है। वेरी गुड। अब चलो मैं अभी उस पे आता हूं। मैं आप सोचिए, अभी उस लाइन पे आप नहीं पहुंचे हैं, बट विल डिस्कस अबाउट दैट। अब एक जो बताया कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब ये बताइए कि इस एक लाइन में कितना कन्वे किया गया है। आप कह सकते हैं कि इट इज लोडेड विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ एश्योरेंस, लॉट ऑफ कॉस्टनिंग ऑल्सो। आप एक लाइन की देखिए कितना इंपैक्टफुल लाइन है। और इस एक लाइन से LIC देखिए कि उनका जो इंटायर फिलॉसफी है उसको उन्होंने सम अप कर दिया कि आप क्यों ये जरूरी है इंश्योरेंस का पॉलिसी रखने के लिए। और LIC ने ये लाइन तो कोई भी दे सकता है। व्हाई ओनली LIC could have been given by some other insurance companies as well, बट उन्होंने LIC ने ये लाइन को इवॉल्व किया। बट आप सोच सकते हैं कि इस लाइन को बनाने में कितनी मेहनत हुई होगी। आप में से किसी के अगर कोई फैमिली मेंबर LIC में काम कर रहे हो, उनसे आप पता करवाइए कि ये इस लाइन की स्टोरी क्या है, ये लाइन आई कहां से और किसकी लाइन। तो ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है और इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कम्युनिकेशन। एक बहुत बड़ी स्टोरी, इस पे आप PhD कर सकते हैं। सम ऑफ यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस लाइन, और फिर इसको आप कम्युनिकेशन से जोड़ेंगे, स्टोरी टेलिंग से जोड़ेंगे। इसका इतना दायरा है। मैं इस लाइन की बात करता हूं तो विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है किंग लियर। आप लोगों ने इससे अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में सब लोग थोड़ा बहुत जानते पढ़ते हैं, क्लास 10-12 में भी उनकी छोटी छोटी ब्रीज स्टोरीज को पढ़ा है। उनका एक लाइन है किंग लियर में, जहां किंग लियर के बारे में आप लोगों ने कोई कहानी सुना है? नहीं सुना होगा आपने, बिकॉज अभी आप लोग 2nd ईयर 1st ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स नहीं किया होगा या फिर 12th वगैरह में भी उसके हैं, बट आई डोंट नो किंग लियर के अलावा दूसरे विलियम शेक्सपियर की कहानी बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसमें किंग लियर उनका एक बहुत ही मतलब महान कृति है विलियम शेक्सपियर का। उसमें उन्होंने किंग लियर एक लाइन कहता है कि माय लाइफ हैज बिकम अ व्हील ऑफ फायर। किंग लियर का एक डायलेमा होता है, एक सिचुएशन होता है जब उनको घर से उनकी बेटी निकाल देते हैं, जिनको उन्होंने सारी किंगडम दे दिया।
उसी बेटी ने उनको निकाल दिया अपने घर से, किसी ने जगह बुढ़ापे में नहीं दिया। और जिस बेटी को उन्होंने कुछ नहीं दिया था उसको घर से निकाल दिया था, मतलब ये कहते हैं ना कि बेदखल कर दिया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बाद में शी गॉट मैरिड टू अ किंग, समवन हु बिकेम अ किंग ओवर द इयर्स। उनके पास गया तो उन्होंने अपने पिता को घर में मतलब पूरा सम्मान दिया जो एक बेटी एक अपने डैड को दे सकते हैं। इसके बावजूद कि उस बेटी को किंग लियर ने अपनी प्रॉपर्टी से दाखिल कर दिया था, तब किंग लियर कहता है कि माय लाइफ हैज बिकम अ बिल ऑफ फायर, तब उसको ये रहा। तो इस लाइन पे इतने रिसर्च हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कि आप समझ नहीं सकते एक लाइन पे, जैसे कि मैंने LIC का ये, इसमें इट कम्युनिकेट्स अ लॉट। विलियम शेक्सपियर वाज ए ग्रेट स्टोरी टेलर। उनकी एक एक कहानी जब आप पढ़ेंगे, उनकी ओरिजिनल अंग्रेजी में अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा सा, बिकॉज उन दिनों की अंग्रेजी और आज की अंग्रेजी में थोड़ा सा काफी इवॉल्व हुआ है। लेकिन उसके जो मॉडर्न इंग्लिश में उनके जो कहानी अवेलेबल है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। छोटी छोटी किताबें के फॉर्म में आई हुई है, 10 पेज 15 पेज 20 पेज में उनके एक एक ड्रामा को स्टोरी फॉर्म में डाला गया है। फॉरेन का एक पब्लिशिंग हाउस उन्होंने निकाला है। ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। आप मतलब ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि स्टोरी को कहा कैसे जाता है। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने एक मैं रिकमेंड भी करूंगा एक किताब पढ़ने के लिए, आर्गुमेंटेटिव इंडिया। ये इनकी किताब है। आप बताइए, इनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए मिला हुआ है, और क्या उनका नाम था बता सकते हैं आप? सर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, यस, अमर्त्य सेन की किताब है आर्गुमेंटेटिव इंडिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक दो किताबें, जैसे कि आपको मान लीजिए कि ज्यादा भारी भरकम किताबें पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, नॉर्मली स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको कोर्स की किताबें ही पढ़ने में बहुत भारी लगता है। तो एक छोटी सी किताब है जो कि द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज और थॉमस हार्डी की किताब है, ये नॉवेल है, उसको पढ़िए। आई एम 100% श्योर इट इज रिटन, डैनियल डिफो की भी कोई भी नॉवेल आप पढ़ सकते हैं, गुलिवर ट्रेवल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की किताब पढ़िए। उसमें स्टोरी टेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेशंस के बारे में ढेर सारी आपको इतने टिप्स मिलेंगे, और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाओ, क्या इन्होंने ये नॉवेल लिखा है, क्या नॉवेल लिखा है। उसका जो लास्ट लाइन है, मुझे याद है, हालांकि थोड़ा मैं इसमें मतलब आप देखेंगे उसका जो लास्ट लाइन है कि मतलब लास्ट लाइन के बारे में उन्होंने पूरी लाइफ को समअप किया है। लाइफ इज एन ओशन ऑफ जॉय एंड सॉरो एंड समथिंग लाइक दिस, वो कहते हैं, और बेहतरीन है। स्टोरी टेलिंग का ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको टेक्निक्स के बारे में पता हो जाता है कि आप स्टोरी को कैसे कहा जाता है। और स्टोरी चाहे आप 300 पेज में कहिए, नॉवेल क्या है, नॉवेल तो बहुत बड़ी स्टोरी ही है, या फिर आप 1 पेज के प्रेस नोट में आप स्टोरी कहते तो हम स्टोरी ही है। अब आप चाहे वो LIC का लाइन हो, टैग लाइन जो उनकी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इसमें स्टोरी ही है। ये इट्स अ फुल स्टोरी, इट्स अ कंप्लीट स्टोरी इन वन लाइन, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है आप। लेकिन जब हम पब्लिक रिलेशंस में एक प्रोफेशनल्स के रूप में जाते हैं तो हमारा एक कैरेक्टर भी होना चाहिए। अब देखिए, पब्लिक रिलेशंस के जो लोग होते हैं और जो जर्नलिस्ट्स होते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पब्लिक रिलेशंस में जो, अगर आप कहते हैं कि मैं डायरेक्टर हूं पब्लिक रिलेशंस से, फॉर एग्जांपल रामलाल आनंद कॉलेज, अब आप और मैं कहता हूं कि कोई एडिटर है, मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर का, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एडिटर से मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स वेरी इजी टू मीट द डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस। एडिटर से आर्गुमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इट इज वेरी इजी टू आर्ग्यू विद द पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर। वो आपकी सारी बात को सुनेंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आप अगर रो रहे हैं तो आपको अपना वो आपके आंसू पोंछेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत है तो सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि हमने भोजन नहीं किया है सुबह से, तो आपको ब्रेकफास्ट कराएंगे, सारा चीज कराएंगे।
आप एडिटर के पास जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए और कहेंगे कि सर मुझे बड़ी भूख लगी है, तो हो सकता है कि एडिटर कहेगी ये पता नहीं कैसा जर्नलिस्ट, ये तो इंटरव्यू देने आई है तो ये कहती है भूख लगी है, समथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोनों की जो जॉब प्रोफाइल्स हैं दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो पब्लिक रिलेशंस में यू नीड टू बी वेरी वेरी हम्बल, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, और आपको ढेर सारी चीजें सुननी पड़ती हैं। आपको लगता है कि सामने वाले जो बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है। तो मैंने LIC के बारे में आपसे पूछा था कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आप देखते नहीं है कि पॉलिसीज को अगर आपको देना है, मान लीजिए कि सपोज करें कि श्रुति LIC एजेंट है, अब LIC की पॉलिसी देने के लिए कितनी उनको खुशामद ये करना पड़ता है कि सर ले लो पॉलिसी, बढ़िया है, अच्छी स्कीम है, इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। फिर हम कहते हैं चलो सोचते हैं, बोलते हैं, बहुत लोग लेते नहीं, बट जो जिस एक्सरसाइज में है, जिस प्रोफेशन में, उसका डिमांड है कि यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट, आपको कॉन्टिन्यूसली परस्यू करना पड़ेगा। तो पब्लिक रिलेशंस में एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सॉलिसिटेशन। जैसे कि LIC का एक लाइन है कि इंश्योरेंस इज ए मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। बीमा जो है वह आग्रह की वस्तु है, आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते, जबकि जो पॉलिसी लेंगे वो उन्हीं का बेनिफिट होना है, आपकी कोई बेनिफिट नहीं है। आपका तो जॉब है, आपको जो सैलरी मिल रही है, जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन स्टिल यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कन्विंस द पीपल टू बाय अ पॉलिसी विच इज फॉर देयर गुड, उसमें उनकी भलाई है, बट स्टिल यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। आप ये नहीं कहते हैं कि छोड़ो इसमें हमारा क्या जाता है, नहीं, आप नहीं कह सकते, आपको फिर भी कन्विंस करना है कि नहीं सर, 6 महीना पहले भी मैंने आपसे बात किया था, आप तैयार नहीं हुए थे, अब आप ले लीजिए सर, ये बहुत जरूरी है, दिस समथिंग लाइक दिस। इसमें लॉट ऑफ सॉलिसिटेशन इज रिक्वायर्ड। दैट इज व्हाई पब्लिक रिलेशंस का जो प्रोफेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसकी जो रोल्स हैं, इसके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जबरदस्त रोल है। और पब्लिक रिलेशंस के जो लोग पार्ट बनते हैं उनकी जो एक पर्सनालिटी का ओरिएंटेशन होता है इंटायरली डिफरेंट होता है, और उसमें ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। A good public relations executive in a very good company gets is paid like anything. उनकी जो सैलरी होती है, कंपनसेशन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप इसमें से would you like to ask anything? कोई कुछ आप बताना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे तो बताएं, सो दैट कि नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर फिर हम मूव करें। एनीबडी एल्स, कोई भी? आप में से कोई बताएं कि मतलब जब आप कोई टेक्निकल स्टोरी है, सपोज करें कि आप किसी टेक्निकल कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी स्टोरी आपको देना है, वो तो बड़ी टेक्निकल स्टोरीज को यूज कराना जनरल न्यूज़पेपर में बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको आप कैसे यूज कराया जा सकता है? हाउ विल यू इंश्योर कि पब्लिकेशंस जो है उसको कैरी करें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसको कैसे करेंगे? ये पब्लिक रिलेशंस का एक ये भी हिस्सा होता है कि आपको यू हैव टू गेट information dissemination plus get information printed published in the newspapers and magazines। तो ये भी एक उनका काम होता है। उसका एक हालांकि डेडिकेटेड विंग होता है पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, जो कि मीडिया रिलेशंस देखते हैं। मीडिया रिलेशंस इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस यूनिट, उसमें होते हैं कई उसके डायमेंशंस होते हैं, इस लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनकी कितनी एक्टिविटीज हैं। कोई एनीवन? सार्थक, सवाल आप लोग बहुत कम करते हैं। ये मुझे लगता है कि जब हम स्टोरी टेलिंग में, नवनीत जी ने भी बताया, 3 चीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, और तीनों में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग
ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. इफ यू विश टू बी अ गुड जर्नलिस्ट, इफ यू विश टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, एंड इवन अदरवाइज you need, if you want to articulate yourself in a proper manner, if you want to develop perspective, if you wish to appear, face competitive exams, interviews, so wahan you have to be very very intelligent. Intelligent does not mean that कि आपको कोई परमाणु का कोई न्यूक्लियर इक्वेशन वहां देना है, बट आपका रिस्पॉन्स जो होना चाहिए दैट शुड बी वेरी क्विक. हम लोगों के टाइम में तो इतना कंपटीशन नहीं था. It was very easy to get into this profession of journalism. Public relations तो तब इवॉल्व भी नहीं हुआ था. जितने सारे जिसको अंग्रेजी आता था वही सारे चीज बन जाते थे, जर्नलिस्ट बन जाते थे, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन जाते थे. लेकिन नाउ द टाइम हैज चेंज्ड. देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन. तो कोई सवाल, देयर आर 23 पार्टिसिपेंट्स, बट कोई सवाल आप लोग नहीं कर रहे हैं. ये फिर हम स्टोरी टेलिंग की बात कैसे होगी फिर? ये तो एनीवे, कोई सवाल है? गुंजन, राहुल, – 32 पार्टिसिपेंट्स हैं. ओ माय गॉड. उसमें से फिर भी सवाल के लिए हमें बार बार नाम लेना पड़ रहा है. गीतिका सैनी, हिमांशु, ज्योति, कशिश, मोहम्मद हमजा, नीरज, प्रीति, पूजा, प्रिया. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन करके फिर कोई दूसरा काम करने लगते हैं? ये ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वसीम, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर. आ रही है सर. अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कि शायद मैं बोल रहा हूँ और आप लोगों को सुना ही नहीं दे रहा है. तो बिल्कुल, आप लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हैं तो वाकई में ऐसे ही लगता है. नॉर्मली क्लासेस में भी सर यही हम लोगों को फेस करना पड़ता है. दिस इज अ लिमिटेशन. श्वेता जी, you need not worry because it's a national problem. I have interacted with the students from north to east, west to south. It's a huge problem everywhere. It's a generational problem. इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं. So now जो next जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है, जिसमें कि पब्लिक रिलेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि बाकी चीज तो बाद में आती है. जैसे कि अगर आप पब्लिक रिलेशंस पीआरओ की कहीं पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव के रूप में अगर आप कहीं ज्वाइन करता है, तो पहला जो काम आपको दिया जाता है, आपसे पूछा भी जाता है कि मीडिया में आपके कॉन्टैक्ट्स हैं. तो आपका पहला आंसर होगा कि सर्टेनली नॉट मेनी, बिकॉज आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं. बट देन यू विल से दैट कि यस आई नो सम ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट्स. तो फिर वो पूछेंगे कैसे जानते हैं, फिर आप बताएंगे कि वो हम लोगों को पढ़ाते थे, हमारे क्लासेस लेते थे. सो वी नो देम एंड सम ऑफ देम आर इन दिल्ली एंड सम ऑफ देम आर इन अदर सिटीज. तो हम उनको जानते हैं. समथिंग लाइक दिस यू विल से. फिर वो इंटरव्यू के दरमियान आपसे पूछेंगे, चलो ठीक है, दैट्स फाइन. फिर आपसे वो पूछेंगे कि पब्लिक रिलेशंस में आप क्या करना चाहेंगे. You will say that I'll get into content writing, right? तो कंटेंट राइटिंग का काम आपको करना है, पसंद है. तो फिर कहेंगे ठीक है, आप रिटन टेस्ट दो. रिटन टेस्ट आपसे दिया जाएगा, कुछ बातें आपको बता दिया जाएगा. उसमें देन यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ प्रेस रिलीज. फिर आपको प्रेस रिलीज वो लिखवाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, व्हाटएवर द लैंग्वेज यू से दैट यू आर कंफर्टेबल विद, उसमें लिखाएंगे. ये हुआ कंटेंट राइटिंग का काम. दैट्स अ पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. उसके बाद कोई आप कहेंगे कि नहीं, मेरा तो उसमें है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू बिजनेस डेवलपमेंट. मैं तो बिजनेस डेवलपमेंट का काम करूंगी, क्योंकि मुझे उसमें आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट. आई विल गेट मोर क्लाइंट्स. फिर वो कहेंगे कि ठीक है, फिर उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे. आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो आई एम इनटू पब्लिक रिलेशंस, मीडिया मैनेजमेंट. तो फिर वो आपसे पूछेंगे ठीक है, दैट्स ग्रेट. तो फिर आपको मीडिया मैनेजमेंट में वो आपको रख लेंगे.
अब मीडिया मैनेजमेंट में जब आप रह गए तो सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि मीडिया में अब आपका कंटेंट राइटिंग का काम देखता है राहुल ने एक प्रेस नोट बनाया अपने लिए, मान लीजिए रामलाल आनंद कॉलेज के लिए, और उस यूनिट में श्रुति है, मीडिया मैनेजमेंट देखती है। अब श्रुति को राहुल कहेगा कि सर कह रहे हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, कि अंग्रेजी के सभी अखबार में आने चाहिए। नाउ द जॉब ऑफ श्रुति स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अच्छा, सब में कैसे होगा तो बड़ा डिफिकल्ट है। फिर आपको सारे अंग्रेजी अखबार में यूनिवर्सिटी रिपोर्टर से यू हैव टू कॉल अप कि सर एक आपको मैंने प्रेस नोट भेजा है, वो देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि वो छपनी चाहिए। तो वो रिपोर्टर कहेंगे ठीक है श्रुति, ओके हम यूज करेंगे। आपने 8-10 अंग्रेजी अखबार वाले को फोन किया और श्रुति वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि, और श्रुति ने शाम में पार्टी भी कर ली कि कल तो सारे अंग्रेजी अखबार में खबर आ रहे हैं। फिर राहुल ने अपडेट लिया, बोला हाँ सब जगह बात हो गई मेरी, सब ने कहा क्या करूंगा। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में किसी में अखबार नहीं आई, खबर ही नहीं आई। नाउ पहला जो काम होगा, श्रुति से पूछा जाएगा कि आपका एक भी खबर नहीं आया। श्रुति क्या करेगी? श्रुति विल बी वेरी अपसेट विद ए हैंगिंग फेस। शी विल से दैट सर मैंने तो प्रयास बहुत किया, बट सबने कहा भी था फोन पे, बट लगाया नहीं। बट इससे बात बनेगी नहीं आपकी, बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर दैट। जब चूंकि आपने नौकरी ली थी तो तब आपने कहा था कि आई एम कंफर्टेबल विद द मीडिया मैनेजमेंट। सो नाउ हियर जो आपका टॉपिक है आज का, निगोशिएटिंग फॉर स्टोरीज विद जर्नलिस्ट्स, ये जो स्किल है इसका परीक्षा यहां से शुरू हो जाता है। हाउ टू इंश्योर दैट कि आपकी खबरें 10 जगह आपने भेजा है तो 4-5 जगह, ये मैं खबर की बात कर रहा हूं, मीडिया रिलेशंस की और सारी बातें होती हैं, बट सिंस यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो हम उसी से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। मीडिया पब्लिक रिलेशंस में और कई सारी चीजें होती हैं। इट मीडिया में छपना इज वन इज अ वन पार्ट। अब तो और दायरा बढ़ गया है, एक इंपॉर्टेंट लोगों से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिलवाना भी अब मीडिया पब्लिक रिलेशंस की बात हो हिस्सा बन गया है। अब तो ट्वीट भी करवाना पड़ता है कि सर इस पे एक आप ट्वीट कर दीजिए, या हमने ट्वीट किया है प्रिंसिपल साहब ने तो उसको आप लाइक कर दीजिए, रीट्वीट कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। उसको हम बाद में कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपका जो स्किल है, हाउ टू नेगोशिएट विद जर्नलिस्ट फॉर स्टोरीज, अब यहाँ से श्रुति का जो लिटमस टेस्ट है एज अ पीआर एग्जीक्यूटिव डीलिंग विद द मीडिया रिलेशंस, यहाँ शुरू होता है। तो उसके बाद श्रुति फिर फोन करेगी, सर अब श्रुति ये नहीं कहेगी कि सर हमारी बेइज्जती हो गई, आपने प्रॉमिस कर दिया था छाप देंगे आप, वो फिर तो और काम खराब हो जाएगा। शी विल नॉट डू दैट। व्हाट शी विल डू, सर गुड मॉर्निंग, आई एम सो सॉरी टू बॉदर यू, जस्ट ए हम्बल रिमाइंडर सर, कल रह गया था आपसे वो शायद सर आप इंपॉर्टेंट स्टोरीज आज आपका मैंने पढ़ा, इसमें बिजी रह गए। तो वो उनका दिमाग जो है ना पॉजिटिव वाइब्स जाएगा, हाँ यार बिल यू आर राइट, मैं कल इस स्टोरी आज में लगा दूंगा। फिर इसी पॉजिटिव तरीके से उनको वो करेंगे तो कल 3-4 अखबार में खबर लग गई। तो श्रुति इज वेरी हैप्पी बिकॉज शी न्यू कि ऐसे ही ये काम होगा, हमने इसको निगोशिएट किया अच्छे। लेकिन अब प्रिंसिपल सर कहेंगे कि नहीं भाई हमें तो इस अखबार में चाहिए, ये सब अखबार में तो चलो ठीक है, नहीं भी छपे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। बट श्रुति विल नॉट गिव अप, श्रुति विल नॉट गिव अप because she is a true PR executive dealing with the media relations। वो फिर रिपोर्टर से बात करेगी, कहेगी कि सर ये स्टोरी में कुछ और वैल्यू एडिशन चाहिए तो आप बताइए, प्रिंसिपल सर से मैं बात कराऊं आपकी, वे ही वांट्स टू टॉक टू यू, या फिर ऐसा कीजिए सर मैं आती हूँ फिर आप कॉलेज आ जाइए, तो समथिंग लाइक दिस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक कितने सारे आपके पास जो टूल्स हैं एंड प्रोफेशनल टूल्स, उसको फिर आप यूज करते हैं और वो यूज करके आप स्टोरीज लेते हैं। फिर भी अगर स्टोरी नहीं हुआ, फिर भी स्टोरी नहीं हुआ, तो श्रुति विल नॉट लाइक टू हैव एनी काइंड ऑफ एडवर्स ओपिनियन अबाउट दैट पर्टिकुलर जर्नलिस्ट, बिकॉज कल दूसरी स्टोरी आएगी। श्रुति विल टॉक टू द प्रिंसिपल और टू द डायरेक्टर, और फिर वो बताएंगे कि सर वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, बट ये वहां स्टोरी नहीं लग पा रही है, देयर आर सम इश्यूज विद द जर्नलिस्ट डजंट वांट टू शेयर विद अस। फिर ये कन्विंसिंग आंसर है तो फिर ये मामला वहां फिर खत्म हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। बट नेक्स्ट टाइम कोई स्टोरी आती है तो नाउ श्रुति क्या, ये फिर कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आया, फिर उनको श्रुति ने फोन किया कि सर एक अच्छी स्टोरी है विच वी वांट टू शेयर एक्सक्लूसिवली विद यू।
तो फिर वो कहते हैं कि यार मुझे ना रूटीन की स्टोरी मत दिया करो, बिकॉज रूटीन खबरें हमारे यहाँ लगती नहीं है, आप हमें एक्सक्लूसिव स्टोरी दिया कीजिए, तो वो मैं आपका कर दिया करूंगा। फिर वो पूछेंगे और बताइए क्या सर, मैं बस वही एक्सक्लूसिव स्टोरी हम कर सकते हैं या आपसे इंटरव्यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये दिस इज हाउ यू नेगोशिएट विद जर्नलिस्ट्स रिगार्डिंग स्टोरीज। एक मैंने बहुत ही एक जो पेरिफेरल जो एरिया मतलब वेज एंड मीन्स हैं उसके थ्रू मैंने आपको बताया, बट इसके डीप में, बट बाय एंड लार्ज कहानी का ये जो फार्मूला चलता है ऐसे ही चलता है। कोई क्वेश्चंस, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस? सर ये जर्नलिस्ट के कनेक्शन कैसे मिलते हैं? लाइक हम डायरेक्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से मांग सकते हैं या हमें ही एफर्ट लगाना पड़ेगा? नहीं, इसमें ऐसा है, एक सेकेंड, इसमें राहुल ऐसा है कि जर्नलिस्ट से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक इंश्योरेंस की जब हमने बात की थी तो मैंने बताया था कि इंश्योरेंस इज ए मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। तो जर्नलिस्ट से भी रिलेशंस आपके ना तुरंत नहीं बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। जैसे कि आप इनफैक्ट आप सबों को पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू आर कीन राइटर्स। मुझे तो लगता है कि आप बहुत कम लिखते होंगे। अगर आप कहेंगे कि इफ यू अलाउ मी टू मेक ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, मैं 200% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से किसी ने भी आज तक लेटर्स टू द एडिटर के लिए नहीं लिखा होगा। बिल्कुल नहीं लिखा होगा, ये आप, मैं 200% गारंटी हूं। अगर किसी ने लिखा होगा तो आप हमें बताएं, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल मॉडिफाई माय स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, ये मैं अपना आपको राष्ट्रीय अनुभव शेयर कर रहा हूं। और नहीं लिखते हैं, हम तो कहते हैं कि लिखो, अब हमारे अखबार में लिखो, हम छापेंगे, फिर भी नहीं लिखते हैं। उस समय तो बहुत ही वो हो जाते हैं कि कोई छापता नहीं, मैं कहता हूं मैं छापूंगा, फिर भी नहीं कोई लिखता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आज की तारीख में ये जो हमारा एज है पढ़ने लिखने का, उसमें स्पीकिंग, राइटिंग एंड ये जो रीडिंग है, ये तीन चीज एक मेजर कैजुअलिटी, फैटलिटी है टुडे, आज के मॉडर्न एज टीचिंग का जो है। बट ये बहुत जरूरी है, जो बच्चे करते हैं वो अच्छा करेंगे एज कंपेयर टू अदर्स। तो विकास, जर्नलिस्ट से रिलेशंस बनाने के सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ लिखिए, लेटर्स टू द एडिटर में लिखिए। इंपॉर्टेंट जो वो होते हैं आपके, आज के अभी की मैं बात कर रहा हूँ, एज स्टूडेंट्स आप कैसे रिलेशंस बना सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपको काम आएगा। उनके सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स जो मीडिया के होते हैं, उसमें आप जाइए, वो लोग वहां आते हैं, बातचीत कीजिए, आप कई नई चीजें सीखेंगे भी। आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो प्रश्न करते हैं और आप इस प्रकार से आपके रिलेशंस बन जाते हैं। बट आपके पास कितना टाइम होता है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ना दिल्ली में, सुना है नाम आप लोगों ने? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का तो नाम सुना ही आपने। एक इंडिया हैबिटेट सेंटर है दिल्ली में, एक आपका सप्रू हाउस है जहाँ की फॉरेन अफेयर्स पे ढेर सारे सेमिनार, वर्कशॉप्स होते रहते हैं, वहाँ सारे जर्नलिस्ट वगैरह आते हैं। तो ऐसे जगह पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपका काम आसान हो जाता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। और शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करने से आपको ढेर सारे इसके बेनिफिट्स हैं, नुकसान कुछ नहीं होगा। Any questions from the participants? There are 33 students. अगर श्वेता जी को मैं माइनस कर दूं तो then there are 32 participants. एक उसमें आपका डिपार्टमेंट भी है, तो almost 30 participants are here in this class. कोई सवाल, कुछ आज की टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं अपना, चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख के भी सवाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बोलने में
थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे मुझे भी, मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था ना, तो सवाल करने में, क्योंकि मैं एट ए वेरी यंग एज, नॉट वेरी यंग एज, मैंने ऑनर्स करने के बाद ही मैं जर्नलिज्म में आ गया था, तो कभी कभी दिक्कत होती थी ना, तो हम क्या करते थे, क्वेश्चंस लिख करके ले जाते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस बना करके लिख के ले जाते थे और उसको रट लेते थे और बोल देते थे वही खड़ा होकर के, पता नहीं कंटेक्स्ट में हो ना हो, बट बोल देते थे कि अच्छा जी इस पे है, तो साबुन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हम बता देते थे कि निरमा में इतनी खुशबू क्यों आती है बताइए। अब ये हम याद ही करके पूछ देते थे। आई डिड इट फॉर क्वाइट सम टाइम, तो बट करना था, सर अच्छा लगता था। प्लीज सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मोहम्मद हमजा बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन, जैसे आपने बताया, जैसे बहुत से रिपोर्टर्स कहते हैं हमें एक्सक्लूसिव वीडियोस चाहिए, तो जैसे हाँ। सर अब हमारे कॉलेज में जैसे कोई वेबिनार होता है या स्पोर्ट डे या कोई फंक्शन होता है ऑर्गेनाइज, तो हम उसकी रिपोर्ट देना चाहें तो वो हम कैसे चुनौती को उसका सामना करेंगे हम न्यूज़पेपर छपाने के लिए? देखिए उसमें वेबिनार वगैरह जो है ना, वेबिनार में अगर मान लीजिए कि कोई आपको, एक तो रूटीन में आप छपाएंगे, आपने जो वीडियोस है उसको आपने उनसे शेयर कर लिया रूटीन तरीके से कि ये वेबिनार हमारा हुआ था, ये वीडियो है, ये प्रेस नोट्स है, तो प्लीज आप इसको यूज करें। एक जो प्रोफेशनल तरीका है वो आपने अडॉप्ट किया, उनको दे दिया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई वेबिनार में कोई इंपॉर्टेंट आदमी आते हैं ना, तो उनका किसी भी चीज पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए होता है, तो आप उनसे पूछ करके, वो आपको कहेंगे कि यार इनसे ना इस पॉइंट पे एक वीडियो बना करके हमें भेज दो, फिर मैं उसको अपने अपलोड भी कर दूंगा और खबर भी बनाऊंगा। क्योंकि अब नया ट्रेंड चला है ना, जितने ऑनलाइन जैसे उनकी खबरें आ रही है, उसके साथ साथ वीडियो का लिंक भी वो शेयर करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कोई खबर है, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू किया, तो उसके साथ आपने मेरा इंटरव्यू का वीडियो भी डाल दिया। तो मोहम्मद हमजा यही तरीका है, और दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। और कोई इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि आप उनको कोई रिक्वायरमेंट वो आपसे शेयर करते हैं, then you can help him out in getting someone's statement recorded, and then you can share it with your media friend, उनकी अगर ये रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज तो रूटीन में ही देना पड़ेगा, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। बट उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, वो आपका वीडियो प्रेस नोट सही आदमी के पास जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यूनिवर्सिटी रिपोर्टर हूँ, और वो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि वो जो पब्लिक रिलेशन, मीडिया रिलेशंस में ये काम कर रहा है, उनको पता होगा, डायरेक्टली उनके पास जाए तो वो फिर बेटर होता है। अगर आपने मुझे दे दिया, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, नॉर्मली हम फॉरवर्ड नहीं करते हैं, लोग वो डिलीट कर देते हैं कि गलती से हमारे पास आ गया होगा। तो आप कोशिश कर लें, रिसेप्शन पे फोन करके आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। एक हमारे यहाँ वेबिनार हुआ था, उसका हमारे पास वीडियो है और प्रेस नोट है जो हम शेयर करना चाहते हैं, तो जो संबंधित पत्रकार हैं, कंसर्न जर्नलिस्ट जो हैं, उनका नाम नंबर दे दे, दे विल शेयर द नेम एंड नंबर विद यू एंड इवन ईमेल आईडी, और उससे फिर आपका काम आसान हो जाएगा, और इससे आपका मतलब संभावना जो है उसके छपने की बढ़ जाती है। एनीबडी एल्स? पूजा पटेल, ये पूजा पाल। यस पूजा प्लीज। सर जैसे आपने बताया कि सोर्सेज बनाने के लिए हमें जर्नलिस्ट के सेमिनार अटेंड करने होंगे, तो सर इनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? ये इसमें पूजा ऐसा होता है ना कि देखिए, अगर आपको इस प्रोफेशन में रहना है, जर्नलिज्म में जाना है, तो आपको पता चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे जाओगे ना, तो वो लोग है ना, अगर आप अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर रजिस्टर करा देंगे, तो वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा बता देंगे। तो वहाँ ज्यादातर फंक्शंस में जर्नलिस्ट लोग आते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ धीरे धीरे जाते रहने से, जैसे कि वीकेंड में अगर आप जाते हैं, जर्नलिस्टों के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, वहाँ इवेंट में ये लोग आते हैं, तो धीरे धीरे आपके कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, और उससे बढ़िया होता है। जैसे कि मतलब सेमिनार वगैरह में वो लोग नॉर्मली सारे लोग आते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, सप्रू हाउस, यहाँ जो है मंडी हाउस में जो है, जो आर्ट एंड लिटरेचर वगैरह पे लिखते हैं, वो जर्नलिस्ट वहाँ आपको मिल जाएंगे। फॉरेन अफेयर्स वाले आपको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिल जाएंगे। इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि बिजनेस जर्नलिज्म में आपका इंटरेस्ट है,
तो बिजनेस ऐसे नॉर्मली होता क्या है क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप कुछ जो पॉइंट्स हैं वहां अगर आप विजिट करते रहते हैं तो यू विल हैव फेयर आइडिया कि कौन सा इवेंट कब होता है, और इसका फिर आपको फायदा मिलेगा, यू विल हैव द बेनिफिट। और ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, तुरंत नहीं पता चलता है। जैसे हम लोग जब दिल्ली आए तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हमने जाना शुरू कर दिया, इंडिया हैबिटेट सेंटर जाते थे। उन दिनों पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना बहुत इजी था, तो हम लोग उसमें भी चले जाते थे और अच्छा लगता था। चूंकि जर्नलिस्ट ही बनना था तो हम लोग बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करते थे, चले जाते थे। कभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चले गए, कभी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस में चले जाते थे, सीपीआई सीपीएम इस प्रकार से चले जाते थे। उन दिनों उतनी दिक्कत नहीं थी। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ना बहुत डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो फिर आईडी कार्ड वगैरह मांगेंगे, फिर वो वेरीफाई करते हैं कि कोई जेन्युइन पत्रकार है कि नहीं है, या फिर क्या है नहीं है। देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स। तो थोड़ा सा द टास्क हैज बिकम क्वाइट चैलेंजिंग। और आपकी देखिए आज की टॉपिक में है भी चैलेंजेस एंड टिप्स टू ओवरकम दीज challenges, मतलब उस हिसाब से you have to plan accordingly. Anybody else? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल यह है कि सर कोरोना महामारी के दौरान सर पीआरओ के समक्ष कौन सी नई नई चुनौतियां सर उभरी है? देखिए राहुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के टाइम उनके तो बड़े मुसीबत था उनके लिए। लोग इतनी, आपने नवनीत जी ने कहा ना कि वो एक इन्फोडेमिक था, और इतनी इंफॉर्मेशन, लोग इतने मतलब डरे हुए थे, मतलब आप समझ सकते हैं कि पीपल वर सो पैनिक्ड। और उसमें इतने सारे इंफॉर्मेशन आते थे, वैक्सीन को लेकर के आते थे, कुछ मतलब पता नहीं, इट वाज टफ टाइम। उसमें पब्लिक रिलेशंस की जो पॉजिटिव बातें हैं बेचारों, आप उनको, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि हम लोगों को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं ये डिसेमिनेट हो रहा है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन की भीड़ में ये जो इतना क्योस है इंफॉर्मेशन का, उसमें ये कहीं ना कहीं दब रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जो जितने सारे स्टेक होल्डर्स थे, आपके पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज के, हॉस्पिटल्स के, उन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको वो मॉनिटर करते थे, ट्वीट करते थे, रीट्वीट करते थे, फेक न्यूज को भी रीट्वीट करते थे। ये फेक न्यूज है, इस पे विश्वास नहीं करें, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं निकला है, ऐसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग टाइम फॉर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, और बेचारे बहुत काम करते रहते थे और 24-24 घंटा तक लगातार काम करते रहते थे। चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उनका ट्विटर हैंडल पे हमेशा इंफॉर्मेशन आते रहता था। प्रेस नोट तो चलो, प्रेस नोट भेजने के लिए टाइम नहीं होता था, तो सारे रिपोर्टर्स को वो कह रहे थे कि आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, वहां हम सारा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, प्रेस नोट भी डाल रहे हैं, सब लोग वही कर रहे थे। तो सोशल मीडिया ऑल सेड एंड डन, इसके मिसयूज अब्यूज की जहां तक बात है वो है, अपनी जगह है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स proved quite useful during the pandemic time in reaching out to the targeted groups and the needy people. इसमें मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ सोशल मीडिया। इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग राहुल, और काफी चीज, नई नई चीजें सीखने को भी मौका मिला कि आप छोटे छोटे अच्छे इंफॉर्मेशन को दे करके यू कैन रियली हेल्प द पीपल। एनीबडी एल्स? राकेश जी। सर इसी संबंधित एक छोटा सा और प्रश्न है सर, क्या आपको लगता है कि सर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के द्वारा भी सर पब्लिक रिलेशन के लिए सर चुनौतियां पेश की गई? अगर सर ऐसा है तो उनका सर भविष्य में या वर्तमान में सर कैसे सामना किया जा सकता है? नहीं, जैसे दोबारा आप राहुल थोड़ा सा एम्पलीफाई करेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चंस को बड़ा करेंगे। सर जैसे कोई नेता होता किसी पार्टी का, या सर कोई संवैधानिक पद पे बैठे लोग होते हैं जो अपने निजी राजनीतिक हितों के कारण सर ऐसा कुछ मतलब सर भ्रांतियां फैलाते हैं सर, तो वो भी सर, क्या आपको लगता है कि वो सर चुनौतियां आई है, और सर इनका सर हम कैसे सामना कर सकते हैं? देखिए राहुल, वो भी एक जो आपने सवाल किया। अब इसमें देखिए, अब जो कम्युनिकेशन के बिजनेस में जो है, जिनके पास कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हुए भी इस प्रकार कि जैसा आप कह रहे हैं कि अगर भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं या इस प्रकार से कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें होता क्या है राहुल, आज की टाइम में अगर आप ऐसा करते हैं, सपोज मैं बैठा हूं, आप प्रिज्यूम करते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूं और मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन, गलत कोई ट्वीट कर रहा हूं, फेसबुक पे डाल रहा हूं, तो अब वो मेरा जो पर्पस है वो सर्व अब नहीं हो सकता बियॉन्ड ए पॉइंट, वो बैकफायर करता है, बिकॉज फिर लोग हमको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, फिर रिप्लाई में वो सारा मिरर दिखाना शुरू करते हैं कि अच्छा जी ये क्या है, ये क्या समथिंग, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो बाय लार्ज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे अगर कोई लोग हैं तो वो ऐसा नहीं करेंगे। फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए मान लीजिए कोई ऐसा कर देते हैं तो वो ट्रोल करते हैं, वो बैकफायर होगा। आप कई दफा आपने देखा होगा कई लोगों को ट्वीट डिलीट भी करना पड़ता है कि कभी आप कोई गलत ट्वीट कर देते हैं तो वो फिर डिलीट भी हो जाता है। यस, एनीबॉडी एल्स? चलिए, मुझे तो बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था कि 1 बजे तक ये क्लास कैसे पहुंचेगी, बट इट्स गुड। अब हम 20 मिनट हमारे पास बचा है, हम किसी न किसी तरह एक तो बजा ही देंगे। एक आध क्वेश्चन और कोई पूछे? सर जी सर, मेरा नाम गुंजन है और मैं बीजीएमसी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे पब्लिक रिलेशनशिप की बात करें तो कोरोना काल में ये हुआ था कि बाहर आना जाना लोगों का कम था, हम बाहर जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो एक चीज होती है कि हम फेस टू फेस किसी से बात करें और अपने सोर्स लिंक बनाए, रिलेशन बनाए, और एक होता है कि हम ऑनलाइन कोई चीज करें, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो सर, अगर दोबारा ही कभी ये परिस्थिति आती है कि हमें ऑनलाइन सब देखना है, तो हम सर इसमें अपने रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? ये गुंजन, आपका बहुत ही सवाल। देखिए, जितने चैलेंज टाइम होते हैं, जो चैलेंजेस के बारे में लोग कहते हैं, और मैं इस बात का भी हूँ, जो आपके चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस आर द सीड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप थोड़ा सा ऐसा आपको लगता है क्या कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप बड़ा इजी मोड में पहले काम हो रहा था, थिंग्स वर सो स्मूथ, आप वो सारा चीज डिस्टर्ब हो गया, तो एक बार आपको दिक्कत होती है। आई जस्ट गिव यू माई एग्जांपल। हमें लगता था ये ऑनलाइन वगैरह क्या सेमिनार, वेबिनार, क्लासेस क्या करने हैं, ये सब इट्स ऑफ नो यूज। लेकिन जब हमने करना शुरू किया, जब इस मोड में हम अपने आप को आगे, तो देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। नॉट ओनली, मुझे ऐसा लगा कि बड़ा फ्रूटफुल है, इट्स वेरी यूजफुल है। हमने कम से कम 200 मुझे लगता है कि हमने डायलॉग्स ऑर्गेनाइज किए कोविड के टाइम में। हर एक वेडनेसडे के दिन हम करते थे 8:30 to 9:30। बाद में उसको हमने 8:30 to 10 o'clock तक ले गए, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट होता था, अक्रॉस द कंट्री लोग जुड़ते थे, और मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। अब मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, बड़ी हम उसमें इतना थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। तो एक नई चीजें सीखने को मौका मिला, और थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बट देन यू हैव टू फाइन ट्यून योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। यही तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ यही होता है कि आपको अलाइन करना है अपने आप को इमीडिएटली। जैसा कि नवनीत जी ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करना है। अब आपने वो काम किया नहीं है, बट करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ता है। अभी हम मोबाइल पे हम स्टोरी नहीं लिखते थे, हमें कहता था ये बकवास वाला काम मुझसे नहीं हो सकता। अब हम मोबाइल पे लिखते हैं, लिखना पड़ता है, देयर इज नो वे आउट। कोरोना ने वो कंपल बना दिया, आपको लिखना पड़ेगा, इफ्स एंड बट्स नहीं है। सो हमने अपने आप को मॉडिफाई किया, चेंज किया। हम ट्वीट जो बनाते थे, हमें लगता था ये बेकार का, ये सब सोशल मीडिया का मतलब क्या है, इट्स ऑफ नो यूज। लेकिन अब हम बनाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। मुझे लगता है इट्स ए स्किल, सबों को सीखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और सर्टेनली स्टूडेंट्स को ज्यादा नहीं आना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स
के और पढ़ने लिखने के काम होते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो इसमें कम्युनिकेशन में आना है जिनको, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है। आपका सोशल मीडिया पे रहना जरूरी है, बट सोशल मीडिया पे अब आप शेयर कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट में सेल्फी लिया, वो शेयर कर रहे हैं, देन दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। आपको सोशल मीडिया को यूज करना है, अलाइन करना है आपका जो प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो फ्यूचर है उससे। ये बड़ा चैलेंज होता है और इसको आप जितना बढ़िया तरीके से करेंगे उतना आपको फायदा होगा। गुंजन, आई होप कि आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। या अगर कुछ छूट गया है तो यू कैन रिमाइंड मी। नो सर, इट्स करेक्ट। और कोई सवाल? सर, जैसे हम पीआर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं तो हमें किन चीजों पे काम वर्क करना होगा और वो क्या चीज हमसे कराएंगे स्टार्टिंग में? हाँ, ये देखिए काम की सवाल आपने किया, बाकी बातें तो होती रहती है। इसमें देखिए, इसमें हमें पहले 2-3 चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने एंड पे, एट आवर एंड देयर शुड बी टोटल क्लैरिटी, एकदम टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि पब्लिक रिलेशंस में आप करना क्या चाहते हैं। मीडिया मैनेजमेंट में जाना है तो फिर आपको उसी पे फोकस करना है कि हमें मीडिया रिलेशंस में जाना है। तो मीडिया रिलेशंस में आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे मीडिया रिलेशंस, मीडिया के बारे में क्या जानते हैं। तो थोड़ी सी आप तब जब तक आप डिग्री लेंगे तो सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी, या बीच में भी इंटर्नशिप होगा तो मीडिया में आप ये कह सकते हैं कि मतलब सपोज करें कि आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप ग्रे मैटर्स में ही जाते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे कि ये न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी के न्यूज़पेपर्स, उनकी सिटी रिपोर्टिंग टीम होती है, फिर उनका एक अलग अलग बीच होता है, फिर ब्यूरो होता है, नेशनल ब्यूरो, वहां भी बीट्स डिवाइडेड होता है, पॉलिटिकल ब्यूरो होता है, डिवीजन होता है, एडिटोरियल होता है, सो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स। और ये इतनी चीज आप बताना। फिर उसके बाद फिर आपको इंटर्नशिप पे रख लिया, सपोज करो आपको हमने रख भी लिया, फिर आपको एक प्रेस नोट दिया। चलो प्रेस नोट की बात नहीं, वो कहेंगे कि यार पता करो ये जो हेल्थ बीट कौन कौन कवर करता है इस 10-12 न्यूज़पेपर्स में, तो आपके न्यूज़पेपर 10-12 इतना ही बोलेंगे वो, तो आपके 10-12 न्यूज आपको पता ही है, आप उसको निकालेंगे, कॉल करेंगे, फिर पूछेंगे कि सिटी में हेल्थ रिपोर्टिंग कौन करता है, आपको मिल जाएगा। सो दीज आर द इनिशियल पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। धीरे धीरे अब जैसे 1 महीने का सपोज कीजिए आपका ट्रेनिंग है, तो दे विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। पहला आपकी एक इनक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का होगा, 10 दिन में फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, फिर लास्ट के 10 डेज में दे विल सेंड यू टू द फील्ड, go and meet Rajiv Ranjan Roy in the Times of India for this story, share ideas with him and then come back to the office, then tell me what did he say। फिर आप कहेंगे कि हेल्थ की स्टोरी है, ये डॉक्टर है, इन्होंने ये किया है, वो किया है, ये रिसर्च पेपर है, ये एक सिंपल नोट्स है। वो कहेंगे कि ठीक है फाइन, आप ऐसा करो मेरे मेल पे डाल दो, लेट मी गो थ्रू ऑल दिस एंड देन विल गेट बैक टू यू। 2 दिन के बाद फिर आप फॉलो अप करेंगे। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में आपका वो होगा और फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। ऐसे ही होता है 1 महीने 2 महीने का समथिंग लाइक दिस। और मुझे लगता है कि इंटर्नशिप का जब टाइम आएगा तो इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए, because it helps you a lot in terms of exposure and in terms of self correction। आप ये बहुत जरूरी है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है और इससे फिर आगे का काम आपकी जो जर्नी है उससे आसान हो जाता है। और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक से, अगर कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। इससे मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज सारी चीजों को हम लोगों ने टच अपॉन किया है, नथिंग हैज बीन लेफ्ट आउट। 2 आवर्स में जितना हो सकता है काफी चीज नवनीत जी ने बता दिया था, कुछ मैंने आपको बताया। एंड इफ स्टिल यू थिंक दैट समथिंग हैज बीन लेफ्ट आउट, देन डू टेल मी, आई विल ट्राई टू शेयर माय थॉट्स ऑन दोस थिंग्स एज वेल। एक्चुअली अब लगता है कि आप लोग भी उठ गया है मन, और I will request yes please श्वेता जी। हाँ, किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज शेयर करें, पूछ सकते हैं।
मुझे लगता है सर जो सवाल थे उन लोगों के पास वो खत्म हो गए और कुछ गुड लिसनर्स हैं हमारे क्लासरूम में। नहीं, अच्छी बात है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट जी, होता है। बेहतरीन तरीके से सुनते हैं लेक्चर को। जी, इसी के साथ ही चलिए हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। नवनीत सर के इस लेक्चर की खास बात यह होती है कि यहाँ पे हमें केवल नवनीत सर से सीखने को नहीं मिलता, हमें आपसे भी सीखने को मिलता है। एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच जो आपकी होती है सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। नवनीत जी और हम लोगों ने, श्वेता जी, एक साथ ही जर्नलिज्म हम लोगों ने पढ़ाई भी काफी दिन तक साथ में की है, और तो हम लोग एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो थोड़ा सा बड़ा ही नवनीत जी का तो थोड़ा हाई प्रोफाइल रहा है बैकग्राउंड, हम लोगों का तो बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। हम लोग तो सड़क से संसद तक वाली बात है। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके सीखा है। मैंने जैसे बच्चों के एग्जाम्पल दिया कि कैसे क्वेश्चन लिख करके ले जाते थे, और दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरह से हम लोगों ने, मतलब कहने का ये है कि मेहनत अगर आप करते हैं तो देन इस प्रोफेशन में, पब्लिक रिलेशंस में, जर्नलिज्म में, हालांकि नवनीत जी हमारी बात को नहीं मानते हैं, मेरा अभी भी मानना है कि स्काई इज द लिमिट, बट चैलेंजेस बढ़ गए अभी। सॉरी श्वेता जी, ओवर टू यू। जी सर, आपसे इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। प्रोफेसर राकेश कुमार सर, ही इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बीजेएमसी, रामलाल आनंद कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर राकेश सर जी, स्वागत है राजीव जी। राजीव जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और मैं आपका लेक्चर साइलेंटली सुन रहा था, गुड लिसनर्स में से एक हूँ। और तो मुझे लग रहा था, मैं तो सर आपको कंफ्यूज कर रहा था, फिर मुझे डाउट भी हो रहा था, बट आप थे। यस, यू आर राइट सर, यू वर देयर। जी सर। तो राजीव जी, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, नवनीत सर से मेरी मुलाकात हुई है, और नवनीत सर मेरे सीनियर रहे हैं। एक ही मुलाकात मेरी हुई है उनसे रूबरू, जो हम लोग इस कोर्स को डिजाइन कर रहे थे तब, और हिंदू कॉलेज में वो मेरे सीनियर रहे हैं। हालांकि हमारे बीच में कुछ वर्षों का गैप है, पर हिंदुआइट जो होते हैं वो अपना रिश्ता मानते हैं कि वो कहीं भी हो वो हिंदुआइट रहते हैं। तो मेरा उनसे परिचय रहा, और आज आपसे इस लेक्चर के थ्रू आपसे बातचीत हुई है राजीव जी, और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपने बताई हैं। और मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक के तौर पर हम लोग भी महसूस करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो मतलब किताबों में हैं, और हम लोग थोड़ा बहुत जो अनुभव हमारा इंडस्ट्री का होता है उससे बाहर जाकर बहुत प्रैक्टिकल आप अनुभवों से गुजरते हैं। लगभग 27 वर्ष का आपका अनुभव है। बहुत सारे बच्चे ये जो क्लास में बैठे हैं, इनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तब से आप इस पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और इसको इन आउट जानते हैं, और इतना विविध अनुभव आपके पास है, और आपने बहुत अच्छे टिप्स आपने आज बच्चों को दिए। मैं सुन रहा था इंडिया वेटेड सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स के बारे में, तो ये बहुत बहुत उपयोगी टिप आपने दी है कि आप वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। बहुत पत्रकार वहाँ मिलते हैं, कई कार्यक्रम वहाँ हो रहे होते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम भी हो रहे होते हैं, तमाम अन्य बैठकें वहाँ हो रही होती हैं। तो जब आप वहाँ पत्रकार के तौर पर नहीं, एक सीखने के विद्यार्थी के तौर पर अगर जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत छोटा टिप है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी वहाँ जाकर कैसे तैयारी करें। मैं सुन रहा था, आपने कहा कि हम क्लिक कर ले जाते थे, तो ये जो आमतौर पर हिचक होती है, आप देखते हो कि क्लास 32 बच्चों की क्लास में मुश्किल से 4 या 5 बच्चे होते हैं, और मेरा भी यही अनुभव है कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो वोकल होते हैं, जो बात करते हैं, जिनको देखकर पढ़ाया जाता है। और जब आप क्लास में हम लोग पढ़ा रहे होते हैं सर, वहीं भी राजीव सर यही चीज होती है कि कुछ विद्यार्थी होते हैं जहाँ सामने हम उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में अच्छा ही रहता है कि हम एक एक डेस्क पर जो बच्चा बैठा है या चेयर पे बैठा है उससे पूछ सकते हैं, अच्छा आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ थोड़ी सी ये सुविधा ऑनलाइन में नहीं रहती। बच्चे बहुत सारी गतिविधियों में से समय निकालते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मौका हमें विज्ञान प्रसार की तरफ से मिला है कि आप जैसे बड़े पत्रकारों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं।
और एक संस्थान के तौर पर रामलाल आनंद कॉलेज विभाग के तौर पर भी हम लोग एनरिच हो रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ें हम लोग आगे आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में जब चीज़ें ठीक होंगी तो और रूबरू क्लासेस या रूबरू आपसे मुलाकात करके हमारे विद्यार्थी और मुझे लगता है समृद्ध होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर रहा है सर, आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच राकेश जी, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन योर कॉलेज। पॉजिटिवली सर, कॉलेज हम जब यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग करते थे तो साउथ कैंपस हम जाते थे तो हम विजिट करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जी सर। और ये जो पत्रकारिता का विभाग है 2006 से वहाँ पर स्थापित हुआ। मैं मुझे लगभग अब तो काफी अनुभव है, हो गया है, लगभग 25 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए। लेकिन इन क्लासेस में और आज जिस तरह का सेशन नवनीत सर का रहा, और एक बहुत अच्छी बात नवनीत सर ने कही, जो इंफॉर्मेशन की जो अधिकता हुई है वो भी एक बड़ी समस्या है, चैलेंज हमारे सामने आया। इन्फोडेमिक के तौर पर एक शब्द हमें सीखने को मिला। पिछली एक क्लास हुई थी धनंजय चोपड़ा सर की, उन्होंने एक शब्द दिया खबराटक, जहां पर खबर और नाटक को मिला के बनाते हैं। आज एक शब्द हमें मिला इन्फोडेमिक, की इंफॉर्मेशन की इतनी अधिकता मतलब आधिक्य हो जाए कि वो एक समस्या पैदा करे। और मुझे लगता है कि ये नए मीडिया की चुनौती भी है कि इतनी तरह की सूचनाएं अलग अलग जगहों से आ रही हैं कि हमें उसमें से फिल्टर करना पड़ेगा। और फिल्टर हम तभी कर पाएंगे कि जब हम आप जैसे जो बड़े पत्रकार हैं, जो लोग हैं, उनकी बताए हुए रास्ते को देखें कि उन लोगों ने इतने वर्षों में जो रास्ता दिखाया है वो क्या है। तो सही। और अभी भी बच्चे ने सवाल किया कि भाई संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी भूल कर देते हैं, तो उसका काउंटर तो वही हो सकता है कि आप सही सोर्सेज पे जाएं, बहुत मल्टीपल सोर्सेज को खंगालें, तब जाके आप भरोसा कर पाएंगे कि वास्तव में कोरोना की दवाई क्या है, क्या गोमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, नहीं हो जाता है, इत्यादि इत्यादि अनेक तरह की भ्रामक सूचनाएं भी आई हैं। तो मुझे लगता है कि सर ये पूरा सेशन और नवनीत सर का और आपका दोनों का सेशन सर हमें हमारे विद्यार्थियों को समृद्ध करेगा और एक दृष्टि देगा आने वाले समय में अपने करियर बनाने में भी, और मुझे लगता है कि एक बेहतर पत्रकार बनने में भी, एक बेहतर नागरिक बनने में भी उन्हें मददगार होगा। मैं आपका बहुत हृदय से आभार करता हूँ, नवनीत सर का भी बहुत हृदय से आभार करता हूँ, और राजीव सर आपका भी हृदय से आभार कि आपने आज हमारे लिए इसके लिए समय निकाला। और विज्ञान प्रसार का धन्यवाद कि जिनके सहयोग से और जिनके साथ मिलकर हम लोग ये कोर्स हम लोग चला रहे हैं, और इस तरह के कोर्सेज और हम लोग आयोजित करेंगे। और मेरे मन में एक अनुरोध रहेगा कि स्क्रीन राइटिंग पर, मतलब सॉरी जो रिपोर्टिंग है उस पर अलग से आपका एक सेशन हम लोग रखेंगे बाद में, इससे अलग कैसे लिखा, कैसे ठीक लिखा जाएगा, कौन से तरीका अपनाना चाहिए कि खबर अच्छी लगे, जो पहली नजर में आए। तो इस तरह की कुछ सर हम आप लोगों से सेशन जरूर लेंगे, नवनीत सर से भी लेंगे और आपसे भी लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू राकेश, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। विद्यार्थियों को सूचना यही है कि जरूर अपना फीडबैक फॉर्म भर के जाएं, और सभी विद्यार्थी तब तक क्लास ना छोड़ें जब तक फीडबैक फॉर्म उनका जमा ना हो जाए। श्वेता जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने सभी जानकारी दे दी है, तो उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ वो सही नहीं है। और आपका थैंक यू धन्यवाद करूंगी राकेश सर। राजीव सर, सर के ही दिशा निर्देश में, सर के सुपरविजन में ये कोर्स शुरू किया गया है, और बिना उनके सहयोग के ये कोर्स शायद कॉलेज में हो भी नहीं पाता। ये मुझे बहुत खासियत लगती है सर की। मैं सर के साथ 3 साल से काम कर रही हूँ, और उन्होंने पूरी हम लोग को आज़ादी दी है बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, कि हम काम कर सके अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग एक्टिविटीज के अलावा। तो थैंक यू सो मच सर for joining the session, both of